हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका SSGD के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले के जो प्रैक्टिस सेट थे आपके चैनल पर डाले जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, यदि ए का 30% बराबर है बी, तो 50 का B% किसके बराबर होगा। देखिए, दे रखा है आपको ए का मतलब क्या होता है, गुणा। ए का 30% किसके बराबर दे रखा है, तो वो दे रखा है आपको बी के बराबर। पूछा है आपसे कि 50 का B%, 50 का B% यानी एक कितने के बराबर होगा। यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी है। एक तो कि जो 100% होता है वो किसके बराबर होता है, वो एक के बराबर होता है। 100% आपका एक के बराबर होता है। दूसरी चीज़, यदि आपको दे रखा है 50 का B%, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम बी का 50% भी लिख सकते हैं। यानी कि हम गुणा में इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 50 बी का 50%। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, अब आपका क्वेश्चन बन गया कि ए सॉरी, और यहाँ पे क्या है बी, तो बी के गुणा एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी गुणा एक लिख सकते हैं, और एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं 100%। कितना बन जाएगा, बी गुणा 100%। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, अब आपका क्वेश्चन बन गया कि ए का 30% बी के 100% के बराबर है, तो बी का 50% किसके बराबर होगा। तो देखिए, यहाँ पे कितना था, 100 से कितना हो गया, 50 हो गया, यानी कि आधा हो गया। तो यहाँ कितना था, 30 था, तो यहाँ पे भी आधा हो जाएगा, तो ए का 15% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बी का जो 50% होगा वो कितने के बराबर होगा, ए के 15% के बराबर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखिए, समान राशि को साधारण ब्याज की समान दर पर क्रमशः 6 वर्ष और 15 वर्ष के लिए निवेश करने पर अर्जित ब्याजों का अनुपात बताइए। तो देखिए, जब राशि क्या है, समान है, राशि समान दे रखी है, और समय भी क्या दे रखा है, समय आपको अलग अलग दे रखा है, लेकिन दर क्या दे रखी है, दर आपको समान दे रखी है। तो जो ब्याजों में अनुपात होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो आपके जो समय में अनुपात होगा वही आपके ब्याजों में अनुपात होगा। समय में अनुपात क्या है, 6:15। तो 6:15 किसके बराबर होगा, 3 से काटिए 2 बार, 3 से काटिए 5 बार, 2:5 के बराबर होगा। तो जो अनुपात समय में होगा वही आपके ब्याजों में अनुपात होगा। इनके ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, ए अकेले किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर दोनों इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखिए, इसको डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कि दोनों लोग मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, यानी ए प्लस बी कितने दिन में कर देंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है ए गुणा बी बटे में ए प्लस बी। ठीक है, दोनों का पूछे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। एक कितने दिन में कर रहा है, तो एक कर रहा है आपका 16 दिन में, बी कर रहा है 96 दिन में, दोनों में कितने दिन में करेंगे, तो 96 + 16 यानी कि 112। ठीक है, 16 से कटेगा 7 बार, कितना आएगा, 96/7 दिन। यानी दोनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो 96/7 दिन में खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, 360 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। 360 के हमें धनात्मक गुणनखंड निकालने कितने हो जाएंगे। तो देखिए, 360 को हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए 360 को हम लिख सकते हैं, 360 को लिख सकते हैं हम 36 × 10। 36 के फैक्टर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 × 9, ये हो जाएगा आपका 2 × 5। ठीक है, 4 को लिख लीजिए 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 हो जाएगा ये 2 × 5। 3 की पावर 2 की पावर 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे है, कितना हो जाएगा 2 की पावर 3। 3 की पावर 2 है, और ये 5 की पावर आपका 1 है। ठीक है, अब आपको गुणनखंड की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो जो आपको पावर दे रखी है, जो आपकी घात दे रखी है, उसमें एक जोड़ के गुणा करते रहिए। 3 है, 3 का एक जोड़ दीजिए, कितना जाएगा 4, यहाँ कितना है 2, 2 की जगह 3, एक एक है, एक में एक जोड़ दीजिए, कितना आएगा 2। इन सब आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 4 × 12 = 24। ठीक है, यानी कि कितने गुणनखंड होंगे, 36 के सॉरी 360 के कितने गुणनखंड होंगे, तो 24 गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 4 12/125 का सन्निकट मान बताइए। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए
अनरूट में दे रखा है आपको, सॉरी क्यूब रूट में दे रखा है 4 सही 12 बट्टे 125। 125 गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा 600, सॉरी 125 गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा 500, 500 प्लस 12 यानी कि 512। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यूब रूट 512 बट्टे में 125। और 512 का क्यूब रूट कितना होता है 8 होता है, 125 का क्यूब रूट कितना होता है 5 होता है। 8 में 5 का भाग करें कितना आएगा, एक सही 3/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, अंडरूट में 3 सही 33/64 भागित अंडरूट में 9 सही 1/7 गुणा 2 सही 3 सॉरी 2 सही सॉरी 2 गुणा अंडरूट में 3 सही 1/9 को सरलीकृत कीजिए। इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे, देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं, तो इसको हम ले सकते हैं अंडरूट में 64 दिया कितना होता है 192 और 33 225, 225/64 तो ये हो जाएगा भागित, ये हो जाएगा आपका अंडरूट में 9 7 63 1 64/7 गुणा 2 अंडरूट में हो जाएगा आपका 9 3 27 और 28, 28/9। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो वर्गमूल को सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद भाग को फिर गुणा को सॉल्व करते हैं। तो 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, 64 का होता है 8 भागित 64 का 8 हो जाएगा और कितना जाएगा अंडरूट, ये तो 7 ही रहेगा। ठीक है, गुणा 2 और ये क्या है 28, 28 को मिल सकते हैं 4 गुणा 7, तो 4 से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 गुणा अंडरूट में 7 बटे में 9 का वर्गमूल 3। सॉल्व करते हैं, अब भाग का नंबर है पहले भाग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15/8, भाग को उल्टा करके लिख सकते हैं हम गुणा में, तो कितना हो जाएगा ये आपको हो जाएगा अंडरूट में 7/8 गुणा 2 गुणा अंडरूट में 7/3। इसको सॉल्व करना है तो देखिए 2 से कटेगा 4 बार और 2 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 5 बार। अंडरूट 7 गुणा अंडरूट 7 में करेंगे कितना आएगा 7 ही आ जाएगा, 5 7 35, 35 बट्टे में 8 दूनी 16, 35/16 आपका आंसर आएगा। इसको सही बट्टे में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 2 सही 3/16। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है एक टंकी को दो नालियाँ ए और बी द्वारा क्रमशः 20 और 30 मिनट में भरा जा सकता है। खाली टंकी भरने के लिए पहले दो नालियाँ खोल दी जाती हैं, फिर कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार वो टंकी कुल 18 मिनटों में भर जाती है। तदनुसार ए को कितने समय बाद बंद किया गया है, किसको बंद किया गया है ए को। तो देखिए दो टंकी लगी हुई है ए और बी आपकी दो टंकी लगी हुई है। ए भर रही है आपकी 20 मिनट में और बी भर रही है आपकी 30 मिनट में। ए भर रही है 20 मिनट में, बी भर रही है आपकी 30 मिनट में। मान लेते हैं टंकी की कुल क्षमता कितनी है, 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है 60। तो टंकी की कुल क्षमता है 60 लीटर की। इसको ये 20 मिनट में भरा है तो 1 मिनट में भरा होगा 3 लीटर, और ये भरा है 1 मिनट में भरेगा ये 2 यूनिट। यदि टंकी की क्षमता 60 यूनिट है तो ये 1 मिनट में भरेगा 3 यूनिट और ये भरेगा 1 मिनट में 2 यूनिट। कुल मिला के दोनों पाइप हैं वो 1 घंटे में कितना भर देंगे, तो ए प्लस बी दोनों मिलके 1 मिनट में कितना भर देंगे, 3 और 2 5 यूनिट भर देंगे। ठीक है, 5 यूनिट पानी भर देंगे। अब दोनों पाइपों को कितनी देर चलाया गया है, देखिए खाली टंकी भरने के लिए पहले दोनों नालियाँ खोल दी जाती हैं, फिर कुछ समय बाद एक को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार वह टंकी कुल 18 मिनटों में भर जाती है। कितने मिनट में भरी गई है, 18 मिनट में भरी गई है। लेकिन बीच में ए को बंद कर दिया गया है, बी को तो बंद किया नहीं गया है। इसका मतलब बी तो पूरा 18 मिनट चला है। बी कितना चला है, बी आपका पूरा 18 मिनट चला है। तो बी ने 18 मिनट में कितना पानी भर दिया होगा, बी 1 मिनट में भर रहा है 2 यूनिट पानी, तो बी ने 18 मिनट में कितना पानी भर दिया होगा, तो 2 गुणा 18 यानी कि 36 यूनिट पानी भर दिया होगा। कितना भर दिया होगा, 36 यूनिट पानी भर दिया होगा। 18 मिनट में टंकी क्या पूरी भर गई। इसका मतलब जो शेष पानी बचा था 60 माइनस के 36, 60 माइनस के 36 यानी कि 24 यूनिट पानी। तो ये पानी किसने भरा हुआ, ये पानी भरा हुआ ए ने। और ए 1 मिनट में कितना पानी भरता है, तो 3 यूनिट भरता है। तो 24 यूनिट पानी को भरने में ए को कितना समय लग गया होगा, ए को लग गया होगा 24 यूनिट पानी। 1 मिनट में कितना भरता है, 3 यूनिट पानी, यानी कि 8 मिनट पानी, सॉरी 8 मिनट का समय लग गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए कितने मिनट तक चला है, तो ए चला है आपका 8 मिनट तक चला है। ए कितने मिनट तक चला है, तो ए 8 मिनट तक चला है, उसके बाद में बंद कर दिया गया है।
ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, बी जितना कार्य एक दिन में करता है ए उसकी तुलना में आधा ज़्यादा कर सकता है। तदनुसार यदि बी अकेला कोई कार्य 18 दिनों में कर सकता है तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए, ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या निकल के आएगा। ये कह रहा है कि बी जितना कार्य एक दिन में करता है ए उसकी तुलना में आधा ज़्यादा काम करता है। तो मान लेते हैं बी 1 यूनिट काम करता है, तो जो ए होगा उससे आधा यूनिट ज़्यादा काम करेगा, यानी 1 प्लस आधा यानी कि 1.5। 1.5 का मतलब 3/2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी को रेशियो निकालेंगे तो 2 का गुणा इधर हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का जो रेशियो निकल के आया वो कितना है, 3/2 आया। यानी यदि 2 काम करता है तो उतने ही समय में एक कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, यानी इससे आधा ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी का और जो इनके टाइम का रेशियो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो टाइम का रेशियो कितना जाएगा, 2/3। यानी इसी काम को करने में यदि ए को 2 यूनिट टाइम लगता है तो उसी काम को करने में बी को 3 यूनिट टाइम लगेगा। अब कह रहा है कि तदनुसार बी अकेला कोई कार्य को 18 दिनों में करता है। बी को कितना समय लग रहा है, बी को लग रहा है 18 दिन। कितने लग रहा है, बी को लग रहा है 18 दिन। तो 3 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 18 दिन। ठीक है, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 18/3 यानी कि 6 दिन। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6×2 = 12 दिन। यानी कि ए को उस काम को करने में 12 दिन लगते हैं और बी को उस काम को करने में 18 दिन लगते हैं। ठीक है, पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। अब आपका सवाल क्या बन गया, अब आपका सवाल बन गया कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, तो पूरे काम को करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, हम क्या मानते हैं कि इनका जो समय का एलसीएम होता है उनकी कुल कार्य क्षमता के बराबर होता है। जो समय का एलसीएम होता है वो कुल कार्य के बराबर होता है। 12 और 18 का एलसीएम कितना हो गया, 36 हो गया। यानी कुल कार्य कितना है, तो 36 है। और दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तीनों तो 5 काम करते हैं, तीनों तो 5 यूनिट काम करते हैं। तो 36 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेगा दोनों को, तो 36/5, 36/5 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, यानी कि 5×7=35, सॉरी 36/5 दिन का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर लंबी है कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या बताइए। यानी कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दे रखी है, उसके अंतर्वृत्त जो बना हुआ है उसकी त्रिज्या बतानी है। आपको पता है कि जब त्रिभुज की भुजाएं 9, 12 और 15 दे रखी है तो ये त्रिभुज कैसा होगा, ये आपका समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर होगा 15 के वर्ग के। यानी ये त्रिभुज कैसा होगा, ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज होगा, जिसकी यदि आधार 9 है, ये लंब 12 है, तो ये कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई वृत्त बना हुआ है इस तरीके से, तो इसकी आपको क्या बतानी है, इसकी हमें त्रिज्या बतानी है, इसकी त्रिज्या यानी कि आर बतानी है। ठीक है, तो इस आर का फॉर्मूला क्या होता है, इस आर बराबर होता है a+b-c/2। a+b-c/2, a+b, ए क्या है, ए आपका ये है, बी आपका ये है और सी आपका ये है। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए, ए बराबर है आपका 9, बी बराबर 12 और सी बराबर 15। ठीक है, बटे में 2, तो ये हो जाएगा आपका 9 और 12 21, 21 माइनस के 15 बटे में 2 यानी कि 6/2 बराबर 3। तो जो त्रिज्या होगी वो कितनी आएगी, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, एक मेज 1140 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है, तदनुसार उसे 5% लाभ के लिए वह मेज कितने में बेचनी चाहिए। जब वो 5% हानि में बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, 1140 में बेच रहा है। 5% लाभ चाहिए तो कितने में बेचेगा, तो वो कितने में बेचेगा, तो वो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए कि जो मेज है वो उसका सीपी कितना है, 100 रुपये था। जब वो 5% की हानि पे बेच रहा है तो कितने में बेचेगा, 100 का 5% 5 ही होता है, यानी कि 95 रुपये में बेचेगा। और जब इसको 5% के लाभ पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा, तो 100 का 5% कितना होता है, 5 ही होता है, यानी कि 105 में बेचेगा। तो जब 95 बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, 1140 में बेच रहा है। तो एक में बेचेगा, कितने में बेचेगा, 1140/95, यानी 19×5 = 95, 19×6 = 114, 5 से कटेगा 12 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई, 12 रुपये। तो 105 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 105 × 12 यानी कि 1260 रुपये।
यानी जब वो 5% के प्रॉफिट में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 1260 रुपये में बेचेगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपये की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 2.5% हानि में बदल जाएगा, तो तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए। तो देखिए, पहले कितने परसेंट का लाभ हो रहा था, तो 5% लाभ हो रहा था। अब हानि कितने परसेंट की हो रही है, 2.5% की हानि हो रही है। किसकी वजह से हो रही है, 12 रुपये की कमी की वजह से हो रही है। तो देखिए, पहले जो 5% लाभ हो रहा था, लाभ को हम प्लस से दर्शाते हैं और हानि को माइनस से दर्शाते हैं। ठीक है, हानि कितनी हो रही है, 2.5% की हानि हो रही है। ठीक है, पहले जो लाभ हो रहा था वो हानि में चेंज हो रहा है, तो अंतर कितने का आ रहा है, तो 5 में से इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो ये आपका माइनस वाला कितना जाएगा, प्लस आ जाएगा। यानी 5 प्लस 2.5, 2.5 मतलब 2.5 मान लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 7.5, यानी 7.5% का अंतर आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है, 12 रुपये में कमी की वजह से आ रहा है। तो 7.5% किसके बराबर होगा, 12 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए, 1% की वैल्यू चाहिए। 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 12/7.5। पूछा क्या, लागत मूल्य पूछा है आपसे। तो लागत मूल्य क्या होता है, 100% मानते हैं। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/7.5 गुणा 100। ठीक है, तो पॉइंट हटाइए यहाँ से, 0 आ जाएगा। 25×3 = 75, 25×4 = 100, यानी 40 बार कटेगा, 3 से कटेगा आपका 4 बार, 4×4 = 16, कितना आ जाएगा, 160 रुपये। यानी उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 160 रुपये है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया है, तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। यानी जब 20% वृद्धि हो रही है तो अब कितना हो गया, अब हो गया 24,000। आपको पता है 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है। यानी 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी अब वेतन कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया, लेकिन एक्चुअल में कितना हो गया, 24,000। पूछा क्या है, पहले का वेतन यानी 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। तो 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 24,000 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी जाएगी, 24,000 में 6 का भाग कर देंगे तो 4,000। पूछा किसका है, पहले का वेतन पूछा है जो कितना था, 5 यूनिट था। 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 4,000 यानी कि 20,000। ठीक है, पहले कितना वेतन था, पहले आपका 20,000 वेतन था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो किसी गृह स्वामी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसके चावल के खर्च में वृद्धि ना हो। तो देखिए, वृद्धि कितने परसेंट की हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है। 25% मतलब होता है 1/4, यानी 4 पर 1 की वृद्धि हो रही है। अब कितना हो गया मूल्य, तो 5 हो गया। 4 पर 1 की वृद्धि, तो मूल्य कितना हो गया, 5 हो गया। वो कह रहा है मूल्य हमारे मतलब कितनी कमी करनी चाहिए कि कोई परिवर्तन ना है। तो हमें कितना पहुंचना है, हमें दोबारा लौट के 4 पर ही पहुंचना है। तो हमें 5 से कितनी कमी करनी पड़ेगी, 1 की कमी करनी पड़ेगी। अब 1 की कमी कितने पर करनी पड़ेगी, 5 पर करनी पड़ेगी। कितने परसेंट, तो गुणा कर दीजिए, 100 का 5 से कट जाएगा 20 बार, 20 एकम 20, यानी कि 20% की आपको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। कितने परसेंट कमी करनी पड़ेगी, 20% कमी आपको करनी पड़ेगी। इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। यदि हमें कमी चाहिए, वृद्धि के बाद हमें कमी चाहिए तो कैसे निकालते हैं, तो जो 25 दे रखा है उसको ऊपर रखिए और बटे में 100 प्लस जितना वृद्धि है उतना रख दीजिए, गुणा कर दीजिए 100 का। तो ये हो जाएगा 25/125 गुणा 100। 25 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 20 बार। कितना परसेंट की कमी करनी पड़ेगी आपको, 20% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी तरीका है और ये भी तरीका है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक मालगाड़ी एक स्थान से 1 बजे अपराह्न 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करती है। एक दूसरी मालगाड़ी उसी स्थान से 3 बजे अपराह्न उसी दिशा में चलना आरंभ करती है और पहली गाड़ी को 9 बजे सायं पार कर लेती है। तदनुसार उस दूसरी गाड़ी की गति बताइए। तो देखिए, जब दूसरी गाड़ी, पहली गाड़ी चली थी कितने बजे, 1 बजे चली थी। दूसरी गाड़ी कितने बजे चली है, 3 बजे चली है। इसका मतलब 1 बजे से 2 बजे तक, यानी 2 घंटे में ये वाली गाड़ी कितनी चल गई होगी, पहली गाड़ी। तो ये घंटे में कितना चलती है, 18 किलोमीटर चलती है। तो 2 घंटे में कितना चल गई होगी, 36 किलोमीटर चल गई होगी। यानी जब तक ये गाड़ी चलना शुरू की होगी तब तक ये कितना आगे निकल चुकी होगी, तो 36 किलोमीटर आगे निकल चुकी होगी। ठीक है, अब जब ये 36 किलोमीटर दूरी ये आपस में क्या कर लेंगे, पीछे वाली गाड़ी जब इस दूरी को क्रॉस कर लेगी तभी तो माना जाएगा इसने दूसरी गाड़ी को पार कर लिया है। तो अब देखते हैं, तो अब ये किस स्पीड से पार करेगी दूसरी गाड़ी, तो दूसरी गाड़ी की जो स्पीड होगी वो पहली गाड़ी से ज़्यादा होगी, तभी ये पार कर पाएगी। तो कितनी होगी, तो देखिए, जब गाड़ी पीछे वाली गाड़ी आगे वाली गाड़ी को पार करेगी तो जब इनकी सापेक्षिक स्पीड जो निकलेगी, कितनी निकलेगी, तो इनकी सापेक्षिक स्पीड निकलेगी, वो निकलेगी। मान लीजिए दूसरी गाड़ी की चाल है वो कितनी है, एक्स है, और पहली गाड़ी कितनी है, 18 है। तो
दूसरी वाली गाड़ी की चाल में से पहली वाली गाड़ी की चाल घटा दीजिए, फिर इस चाल से ये इसको पार करेगी। तो एक्स माइनस 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को पार करेगी। ठीक है, अब इसने कितने कितने घंटे में पार कर लिया है, तो 3 बजे तो ये चली थी दूसरी गाड़ी और 9 बजे इसने पार कर लिया, यानी इसको 6 घंटे का समय लग गया। किस दूरी को पार करने में, तो 36 किलोमीटर की दूरी को पार करने में इसको 6 घंटे का समय लग गया। अब आपको समय भी पता चल गया और टाइम भी पता चल गया। टाइम कितना है, तो टी बराबर टाइम है 6 घंटे, समय है आपके पास 6 घंटे, दूरी है 36 किलोमीटर, चाल क्या है एक्स माइनस का 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तीनों चीज़ें आपको पता चल गई, बस फॉर्मूला रख दीजिए। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय, या फिर चाल बराबर दूरी बट्टे समय, एक ही बात है। तो चाल यानी कि एक्स माइनस का 18 बराबर दूरी बट्टे समय, 36/6 कितना हो जाएगा, 36/6 कितना होगा, 6 ही होगा, जो कि एक्स माइनस का 18 के बराबर होगा। 18 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 18+6 यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी गाड़ी की चाल होगी कितनी होगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं, उनका मूल्य 5:3:1 है, तदनुसार उन सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखिए, सिक्कों वाले सवालों को हम कैसे करते हैं, तो सिक्कों वाले सवाल में हम देखते हैं कि यहाँ पे सिक्कों की संख्या दे रखी है, तो हम पूरी वैल्यू को हम सिक्कों में कन्वर्ट करते हैं। यदि यहाँ पे मूल्य दे रखा होता है तो हम पूरी वैल्यू को फिर हम मूल्य में चेंज करते हैं। तो देखिए, यहाँ सिक्का दे रखे हैं यहाँ पर 480, उसमें मूल्य का रेशियो दे रखा है 5:3:1। किस किस का है, ये आपका 50 पैसे का है, ये 25 पैसे का, ये आपका 10 पैसे का। ठीक है, अब जरा अब वैल्यू दे रखी है आपको सिक्कों में, तो ये बताइए कि यदि 1 रुपये का एक सिक्का है, तो उस 1 रुपये का एक सिक्का है तो उसका एक ही सिक्का होगा। 1 रुपये में 1 रुपये के एक सिक्के में 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, तो आप कहेंगे 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के बनेंगे। कितने सिक्के बनेंगे, तो 2 सिक्के बनेंगे। ऐसे ही 1 रुपये में 25 पैसे कितने सिक्के बनेंगे, तो आप कहेंगे 4 सिक्के होते हैं। और 1 रुपये में 10 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, तो 1 रुपये में 10 पैसे के बनेंगे 10 सिक्के। ठीक है, तो कुल मिला के 5 यदि वैल्यू है तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5×2=10। 3 वैल्यू है 25 पैसे सिक्कों की, तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25×4=12। तो ये 10×10। कुल मिला के सिक्के कितने हो गए, 10 और 12, 22 और 10 32। कितने सिक्के हो गए, 32 सिक्के हो गए। लेकिन एक्चुअल में सिक्के कितने हैं, तो एक्चुअल में सिक्के हैं आपके 480। तो 32 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 480। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 480 बट्टे में 32, 16×2=32, 16×3=48, 2 से कटेगा 15 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से 15। ठीक है, 15 सिक्के। पूछा क्या है, पूछा है आपसे, देखिए पूछा है आपसे उन सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखिए 15, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो 50 पैसे वाले सिक्के सिक्के कितने हो जाएंगे, 10×15 यानी कि 150, 15×12 यानी 180, और 10×15 यानी कि 150। तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 150, 180 और 150, 150, 180 और 150, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस तरीके से इन सवालों को करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1740 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए का 0.5, बी का 0.6 और सी का 0.75 है, तदनुसार सी को कितने रुपए मिले। तो देखिए, तीन तीन वैल्यू दे रखी है आपको ए बी सी, और बोला है कि ए का कितना 0.5 बराबर है बी के 0.6 बराबर है सी के 0.75 के। ठीक है, इसमें से हमें ए बी सी का रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो जो पॉइंट है, पॉइंट हटेगा बटे में कितना जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटेगा बटे में 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा बटे में कितना जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, 5 से कटेगा 2 बार, और 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 5 बार, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार। तो अब फ्रेश वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, a/2 बराबर b गुणा 3/5 बराबर c गुणा 3/4। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं, देखिए a/2 बराबर, इसको हम ले सकते हैं b/5/3, जो ऊपर वाला 3 है वो बटे में नीचे आ जाएगा, और नीचे से फिर
गुणा में लिखना चाहेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसे हम इसको ले सकते हैं सी बटे में 4/3। ठीक है, इससे हमें फायदा ये होगा कि जो भी बटे वाली संख्या होगी ये आपस में क्या होगी, इनमें यही अनुपात बनेगा। ABC का अनुपात क्या बनेगा, जो बटे में संख्या होती है वही अनुपात होता है। तो यहाँ से आपको A/B/C कितना मिल जाएगा, यहाँ से 2:5/3/4/3। ठीक है, अब यहाँ पे A बटे में 1 मान सकते हो, 3 का गुणा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ABC का फाइनल रेशियो क्या मिल गया, 6/5/4। ठीक है, ये रेशियो मिल गया। यानी कुल वैल्यू कितनी होगी, 6 और 5 11 और 4 15। कुल वैल्यू कितनी होगी तीनों की, तो कुल वैल्यू होगी 15। लेकिन एक्चुअल में कुल वैल्यू कितनी है, एक्चुअल में कुल वैल्यू है 1740। पूछा क्या है, सी का पूछा है। तो देखिए 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1740 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 1740 बटे में 15। 15 से काटते हैं इसको, तो ये कटेगा 15 एकम 15 और 2 बचे 15 एकम 15। ये कटेगा 15 एकम 15, 2 बचे 15 15, 9 बचे 15 छक्के 190। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 116 रुपये। पूछा क्या, सी की वैल्यू पूछिए, सी की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट। तो 4 की वैल्यू कितनी जाएगी, 4 गुणा 116, यानी कि 464 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, 6 मेजों और 12 कुर्सियों 7,800 रुपये में खरीदी हैं। यदि एक मेज का औसत मूल्य 750 रुपये हो तो एक कुर्सी का औसत मूल्य बताइए। 6 मेज हैं और 12 क्या है, कुर्सियाँ हैं। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना है, सॉरी एक मेज का मूल्य कितना है, 750 रुपये है। तो देखिए 6 मेज हैं और एक मेज का मूल्य कितना है, 750 रुपये है। तो 6 गुणा 750 तो 10। 12 कुर्सियाँ हैं, 12 गुणा एक कुर्सी का मूल्य हमने मान लिया 100 रुपये। कुल मिला के इन सबका मूल्य बन कितना रहा है, बनना है 7,800 रुपये। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75 दूनी 150 और 15 45 यानी 450 रुपये प्लस के 12x बराबर 7,800। यहाँ से 12x बराबर कितना हो जाएगा, 7800 माइनस के 450। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 और 7 में 4 के 3, 7 73,500। 12x की वैल्यू कितनी आ गई, 73,500। एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, 73,500 बटे में 12। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 12 से काटिए, 12 6 72, एक बचेगा 12 कम 12, 3 बचेंगे 12 दूनी 24, 6 बचेंगे 12 पंजे 60, 612.5। ऑप्शन देखिए कोई ऑप्शन है तो नहीं है। देखिए कुछ मिस्टेक हुई है, मिस्टेक ये हुई है कि आपकी 6 गुणा 750 कितना होता है, 4500 होता है। कितना होता है, 4500। यहाँ पर आपको 4500 माइनस करना पड़ेगा। जब आप 4500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 12x बराबर मिल जाएगा आपको, हाँ 0 0 और आपका 3। ठीक है, कितना मिल जाएगा आप, 0 0 और ये आपका 3 हो जाएगा और आपका यहाँ से हो जाएगा आपका 3, 3300। तो 12x की वैल्यू 3300 है, तो x बराबर कितना जाएगा, 3300 बटे में 12। 12 दूनी 24, 9 बचेंगे 12 7 84, 6 बचे 12 पंजे 60, 275 रुपये। एक एक जो कुर्सी है उसकी कीमत कितनी आ जाएगी, 275 रुपये उसकी कुर्सी की कीमत आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है, यदि उसमें कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उस अध्यापक का भार क्या है। देखिए सभी 25 छात्र थे, उन सबका औसत कितना था, 50 किलोग्राम था। ठीक है, अब क्या है, एक नया टीचर आते हैं तो उसकी वजह से औसत भार जो कितना बढ़ जाता है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक सीखने वाली बात ये है कि यदि मान लीजिए जो टीचर आते हैं नए, वो यदि वो 50 किलोग्राम के ही होते, यानी जितना सभी का औसत था उतना ही भार, यदि 50 किलोग्राम टीचर का भार होता तो हमारा जो कुल औसत होता किसका, सभी छात्रों का और टीचर का, वो 50 किलोग्राम ही रहता। यदि मान लीजिए 50 किलोग्राम से मतलब यदि उसमें क्या हो रहा है कि जो कुल औसत है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसका मतलब जो टीचर आ रहे होंगे वो उनका जो औसत भार होगा वो 50 किलोग्राम से अधिक होगा। तो कितना अधिक होगा, तो टीचर का जो भार होगा वो कितना होगा, 50 किलोग्राम। यानी सभी के औसत के बराबर तो होगा ही होगा, प्लस कितना और अधिक होगा। तो कितनी वृद्धि हो रही है, 1 किलो की वृद्धि हो रही है। अब कितने लोगों पे हो रही है, तो 26 लोगों पे हो रही है, क्योंकि अब लोग कितने हो गए, 26 लोग हो गए, 25 छात्र हो गए, एक टीचर हो गए। तो 26 गुणा 1, इन कुल मिला के 50 प्लस 26, यानी कितने किलोग्राम के टीचर होंगे, तो 76 किलोग्राम के टीचर होंगे। ठीक है,
जितना हो सकता है उतना तो वो लेके आएंगे, साथ में कितना और एक्स्ट्रा लेके आए, तो एक की वृद्धि हो रही है 26 लोगों पे, तो कुल मिला के 26 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। तो 50 + 26 कितना हो जाए 76 किलोग्राम। तो टीचर को औसत भार होगा कितना होगा 76 किलोग्राम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो 2.5% हानि पर बेचा। यदि उसने वही 100 रुपये अधिक कीमत पर बेचा होता तो उसे 7.5% लाभ होता। तदनुसार 12.5% लाभ के लिए वो रेडियो कितने में बेचना चाहिए। देखिए, पहले उसे 2.5% की हानि हो रही थी, अब उसे 7.5% का लाभ हो रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है, 100 रुपये अधिक कीमत पर बेचने की वजह से हो रहा है। तो देखिए, 2.5% हानि से 2.5% पहले हानि हो रही थी, अब क्या है, अब 7.5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो दोनों का डिफरेंस आएगा 7.5 में से जब हम 2.5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2.5 + 7.5 यानी कि 10% का आपको डिफरेंस पता चलेगा। डिफरेंस कितना परसेंट का होगा, 10% का डिफरेंस होगा। ठीक है, कि 10% डिफरेंस किसकी वजह से हो रहा है, तो 100 रुपये की वजह से हो रहा है। ठीक है, 10% की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये इसका 10 गुना है तो इसका भी 10 गुना, यानी कि 1,000 रुपये। यानी जो वस्तु की लागत कीमत है वो कितनी है, वो है आपकी 1,000 रुपये। अब कह रहा है 12.5% लाभ पर बेचने के लिए, 12.5% लाभ पर वो बेचेगा तो कितने में बेचेगा। तो आपको लागत वैल्यू मिल गई 1,000 रुपये, अब उसे 12.5% लाभ पर बेचना है, तो आप डायरेक्ट इसका 112.5 निकाल दीजिए, यानी 100 + 12.5 कितना हो जाएगा, 112.5। सॉल्व करते हैं इसे, पॉइंट हटाएंगे, बटे में एक जीरो और बढ़ जाएगा, 1,000 से 1,000 खत्म, कितना बचा, 1125 आपका बचा। यानी जब उसे 12.5% लाभ पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 1125 रुपये में वो बेचेगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 6,000 और 5,000 रुपये है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।